हेलो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्रेजी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 देख लिया है, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा था पार्ट 1 में। आज जो है देखेंगे पार्ट 2 के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सम के हैं। ठीक है, सम के जो है बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन जो है हमने बहुत ही बुक को एनालाइज करके आपके सामने रखे हैं। इसके पहले भी जो पार्ट 1 था उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुआ था। ऐसा नहीं समझेंगे कि ये टाइम पास है। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि सबके लिए डाउटफुल होता है, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन जिसमें सभी गलतियाँ करते हैं, वो हमने वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन जैसे स्ट्रेस क्या है, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये सब बिल्कुल भी नहीं। हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके ही यहाँ पे डाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल स्टेट्स इट इज रिजिड, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर दिस पार्टिकल इज। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, ऑप्शन बी है मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, ऑप्शन सी है क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। आप इसके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर जो होता है मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन पे ही क्या है, डिपेंड करता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार अच्छे से। हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इन ए वेरियस ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन पढ़ते हैं। वेरिएश सॉरी वेरिएशन ऑफ ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पार्ट, क्वालिटी ऑफ द पार्ट, यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पार्ट या नन ऑफ द एबव। तो देखेंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं आप सबको, आप लोग ने नोट भी कर रहे होंगे, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, प्रूफ स्ट्रेस डिफाइन करना है प्रूफ स्ट्रेस को, या प्रूफ स्ट्रेस से क्या रिलेट कर रहा है हम ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। देखिए ऑप्शन है फर्स्ट इज द सेफेस्ट स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस इज द सेफेस्ट स्ट्रेस। ऑप्शन बी is that which cause a specified permanent deformation in a material, usually 0.01% hour less, is used in connection with material like mild steel। ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रूफ स्ट्रेस इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसको करेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज डैट, यानी प्रूफ स्ट्रेस इज डैट विच कॉज द स्पेसिफाइड परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेसिफाइड परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल यूजुअली 0.01% आवर लेस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेट इंडेक्टिव ऑफ, किसका होता है परसेंटेज इलोंगेशन टेंसाइल टेस्ट में? ये क्रीप के लिए होता है, मेलिबिलिटी के लिए होता है, डक्टिलिटी को, या इलास्टिसिटी इन द मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेसिडुअल स्ट्रेस आर जनरली कॉल्ड एज, रेसिडुअल स्ट्रेस आर जनरली कॉल्ड एज। ऑप्शन है इलास्टिक स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, प्लास्टिक स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेसिडुअल स्ट्रेस क्या कहलाता है? इलास्टिक स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिक स्ट्रेस। आगे देखते हैं। द मिनिमम स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बार सोन इन फिगर इस, देखिएगा एक फिगर बनाया हुआ है, इस पर पूछा जा रहा है कि इसमें मिनिमम फोर्स जो है बॉक्स कौन से बॉक्स में लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे हमें पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है जो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 अपन एरिया के, यानी कि जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं फिगर में कि जो छोटा स्मॉल एरिया वाला जो बॉक्स है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और जो बड़ा वाला जो है बॉक्स उसमें क्या होगा? उसमें स्ट्रेस जो है कि कम लगेगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा राइट E P/A2 हो जाएगा, यानी कि इस बॉक्स को A1 कहा गया है और नीचे वाले बॉक्स को A2 कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोड यानी P/A2। ओके करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा द बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फोर्सेस विथ नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन इज नोन एज। ठीक है, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन इज नोन एज। तो बता कह रहे हैं क्वेश्चन कि बॉडी बताइए जिसमें
फोर्स ट्रांसमिट, जब फोर्स ट्रांसमिट कर रहा हो उसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो तो वे कौन से फोर्सेज होंगे? रेजिस्टेंट फोर्स बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल फोर्सेज बोलते हैं, या रिडंडेंट फोर्स बॉडी बोलते हैं, या रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो इस टाइप के बॉडी को क्या बोलते हैं? जिसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो, तो इस टाइप के बॉडी के जो बोलेंगे वो बोलेंगे रेजिस्टेंट बॉडी। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फोर्सेज ऑन हुज रिमूवल डिफॉर्मेशन डिसअपियर इज नोन एज। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? चलिए देखेंगे। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू फोर्स ऑन हुज रिमूवल डिफॉर्मेशन डिसअपियर इज नोन एज। ऑप्शन है फ्रैक्चर, प्रोपोर्शनलिटी, यील्ड पॉइंट, या इलास्टिक लिमिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, रिगेन का ही बात बोल रहा है कि वो रिगेन अपने वापस शेप में चला जाएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन है। फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शेयर एज कंपेयर टू द इंटेंशन इज नियरली। क्या हो जाता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, क्या हो जाता है? 1/3, 2/3 या हाफ या सेम? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ हो जाएगा। क्या? फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शेयर एज कंपेयर टू इंटेंशन नियरली क्या हो जाएगा? हाफ होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इन ए केस ऑफ इलास्टिक बार फिक्स्ड एट अपर एंड एंड लोडेड बाई फॉलिंग वेट एट लोअर एंड द शॉक लोड प्रोड्यूसड कैन बी डिक्रीज्ड बाई। ठीक है, जो शॉक लोड जो प्रोड्यूस होगा उसको हम कैसे डिक्रीज करेंगे, कैसे कम करेंगे? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार। ऑप्शन सी है रिमेन्स कांस्टेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए? डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बार। हमने अभी देखा था कि स्ट्रेस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्या होता है? स्ट्रेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तब आप एरिया जो है बढ़ाओगे तो स्ट्रेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। इफ लोड इफ अ लोड W is applied instantaneously on a bar of a cross section A, then the stress induced in the bar in rest case will be। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे क्या है? W/A, W/2/A, या 2W/A, या 2W/A इंटू ए फैक्टर जनरेटेड इन यूनिटी। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे ये क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होगा आपका सी, यानी कि टू इंटू W/, एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच एलवेज इट टू बी ड्रॉन इंटू ए स्मॉलर सेक्शन इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिसिटी तो होगा नहीं क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलता है। डक्टिलिटी क्या हो सकता है? डक्टिलिटी ही एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम स्मॉल छोटे छोटे सेक्शन में बांट सकते हैं। ठीक है, जब उसमें हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जब उसको हम एक्सियल टेंसाइल लोड लगा के लगाते हैं और फिर जैसे ही लोड हटाएंगे वो रिगेन कर देगी, अपनी वास्तविक शेप में चली जाती है। मेलिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जैसे हैमरिंग करके हम इसको सीड के रूप में फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपको डक्टिलिटी होगा, जो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए थिन माइल्ड स्टील वायर इज लोडेड बाई एडिंग लोड्स इन इक्वल इंक्रीमेंट टिल इट ब्रेक्स। ठीक है, जब तक कि वो ब्रेक ना हो तब तक द extension noted with increasing loads will behave as under। यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहेगा। इंक्रीज यूनिफॉर्मली फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। ऑप्शन डी है इंक्रीज यूनिफॉर्मली फर्स्ट एंड देन इंक्रीज रैपिडली। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, यानी कि इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली फर्स्ट एंड देन इंक्रीज रैपिडली। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रेन रीडिंग नीडेड टू ए प्लेन सरफेस टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एंड देयर डायरेक्शंस। तो नंबर ऑफ स्ट्रेन्स कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितनी नीड होती है आपको क्या निकालने के लिए? प्रिंसिपल स्ट्रेन्स निकालने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, यानी कि 3 जो है कि स्ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन इट मीन्स डेट द। अगर पॉइजन रेशियो किसी बॉडी की 0 कर दी जाए तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मटेरियल होगा कैसा? तो मटेरियल इज रिजिड होगा, या मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक होगा, या देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, या आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल आगे देखें क्वेश्चन। The steel bars is a concrete beam are embedded। Steel bar is a concrete beam are embedded। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यूनिफॉर्मली होता है, या नियर द बॉटम सेक्शन, इन द सेंटर, या ऑप्शन है डी नियर द टॉप सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है नियर द बॉटम सेंटर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ ए प्योर शेयर टाउ, ठीक है, द शेयर स्ट्रेन एनर्जी स्टोरेड पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलास्टिक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल हैविंग इलास्टिक कांस्टेंट ई एंड म्यू विल बी, तो ऑप्शन है टाउ स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू बाई ई, टाउ स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू बाई 2 ई, या 2 टाउ स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू बाई ई, या ऑप्शन डी टाउ स्क्वायर इंटू 2 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2 ई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देंगे आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा टाउ स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई ई। आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, स्ट्रेन डेवलप्ड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज, लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, शेयर स्ट्रेन बोलेंगे, या लेटरल स्ट्रेन। जब भी क्वेश्चन में बोले ना परपेंडिकुलरली तो हमेशा लेटरल स्ट्रेन आंसर आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लेटरल स्ट्रेन इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, टू एक्सप्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस फॉर ए लीनियरली इलास्टिक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल मिनिमम नंबर ऑफ इन मटेरियल कांस्टेंट नीड्स आर, तो मिनिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ आंसर देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 2 है, ऑप्शन बी है 3 है, या ऑप्शन सी है 4, या ऑप्शन डी है 1। करेक्ट आंसर होता है इसका 2। मिनिमम कांस्टेंट कितनी जरूरत होती है, 2 की। सेलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द फॉर द फ्लोइंग, प्रॉपर सीक्वेंस आपको बताएंगे हम, यहाँ डायग्राम बना रखे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के डायग्राम, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। देखिए इसमें आपको हम ये डायग्राम से ही समझा देते हैं, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें सबसे क्या क्या पॉइंट कैसे कैसे आता है उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेस, एक साइड आपको स्ट्रेस दिख रहा होगा, देखिए इसका यूज कर लेते हैं, और दूसरा स्ट्रेन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा ये माइल्ड स्टील का डायग्राम है, जैसे जैसे लोड हम इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं वैसे वैसे डायग्राम आपको मिलता है। तो यहाँ पे पॉइंट ओ से ए जो होता है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है जहाँ हमने मेंशन किया है यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट का होता है। फिर पॉइंट जो है ओ बी, पॉइंट का ओ से बी तक पॉइंट को इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। और पॉइंट सी देख रहे हैं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट सी होता है अपर लिमिट, क्या हो जाता है पॉइंट सी अपर लिमिट हो जाता है, जबकि पॉइंट डी जो होता है लोअर लिमिट हो जाता है, ये वाला पॉइंट। और पॉइंट ई जो हो जाता है, ये जो पॉइंट ई हो जाता है आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, पॉइंट ई हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट। और पॉइंट ई एफ जो हो जाएगा, पॉइंट एफ क्या होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, यही मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगता है, सबसे मैक्सिमम होता है, याद रखेंगे क्वेश्चन इसमें बनता है। और जी जो होता है फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है, यानी ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम में वही पूछा गया था कि इसमें सीक्वेंस कौन सा है होगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा, फिर इलास्टिक लिमिट आएगा, फिर यील्ड पॉइंट आएगा, फिर फ्रैक्चर पॉइंट आएगा या ब्रेकिंग पॉइंट। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव अबाउट साइक्लिक स्ट्रेस की कंडीशन में कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, कैन लीड टू फटीग इफ द स्ट्रेस लेवल इज एबव द इंड्योरेंस लिमिट, ऑप्शन बी है कैन लीड टू फटीग इफ द स्ट्रेस लेवल इज बिलो द इंड्योरेंस लिमिट, और इसका करेक्ट आंसर होता है बी। हमने 2 ही ऑप्शन रखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, कैन लीड टू फटीग इफ द स्ट्रेस लेवल इज बिलो द इंड्योरेंस लिमिट। आगे ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेचेड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इट इज, ठीक है, देखिएगा कोई वायर है जिसको हम लोग उसको स्टिच करके डबल कर दे रहे हैं, तो उसका जो है और कंपैरिजन में जो ओरिजिनल लेंथ था उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब किया है, आपको पता होना चाहिए। जब हम वायर को हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा सोल्यूशन कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको कि जब आप स्ट्रेस लगाओगे तो ये जो होगा आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है यहाँ तक, इसको हटाते हैं, बैक करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू चेंज इन लेंथ जो कि हमने स्ट्रेच किया है माइनस करेंगे, डबल हो जाएगा, ये डबल बोल रहा है, और ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। जब इसको आप करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपको L अपन L, और ये कट जाएगा, कटने के बाद 1 आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी यानी 1.0। चलिए आगे देखते हैं, पॉइजन रेशियो इज़ यूज्ड इन, पॉइजन रेशियो का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है यहाँ पे, याद रखें पॉइजन रेशियो का यूज़ कहाँ करेंगे, बहुत 2 एंड 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए, दोनों बॉडी के लिए यूज करते हैं, 2 और 3 डायमेंशनल दोनों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हेन ए नट इज टाइटनेड बाय प्लेसिंग वाशर बिलो इट द बोल्ट विल बी सब्जेक्टेड टू, द बोल्ट में जो कौन सा स्ट्रेस आएगा, ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, या नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा टेंसाइल स्ट्रेस में आएगा। चलिए, बिलो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज फॉर
एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाया गया है। देख के बताना है कि ये डायग्राम किस मटेरियल का है। चलिए देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखिए हमने पढ़ा था कि माइल्ड स्टील का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ऐसा उठेगा, ऐसे निकल के फिर जो है कि फ्रैक्चर पॉइंट तक चला जाता है। ठीक, ये होता है आपका माइल्ड स्टील का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा है। चलिए, लेकिन ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किस चीज़ का डायग्राम है? ऑप्शन देखोगे डक्टाइल मटेरियल का है क्या ये डायग्राम? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ब्रिटल मटेरियल का देखेंगे बाद में। सॉफ्ट मटेरियल का नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। इसमें से चुनना है आपको तीनों में से कि कौन सा है। तो डक्टाइल मटेरियल तो होगा नहीं ऑप्शन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटल मटेरियल। तो किसका डायग्राम दिख रहा है आपको? ब्रिटल मटेरियल का डायग्राम दिख रहा है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फूड एनी मटेरियल कैन नॉट एक्सीड। पॉइजन रेशियो जो है कितना से ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन रेशियो मैक्सिमम किस मटेरियल का होता है? रबड़ का होता है। कितना होता है रबड़ का? 0.5। तो इस ऑप्शन में कहीं 0.5 आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए है 2.0, ऑप्शन बी है 1.414, ऑप्शन सी है 1.0 और ऑप्शन डी है 0.5। तो इसकी करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा इसका? 0.5। चलिए आगे देखते हैं। थर्मल एक्सपांसन ऑफ ए सॉलिड इज एम्प्लॉयड इन। थर्मल एक्सपांसन जो होता है सॉलिड का किसके लिए एम्प्लॉयड होता है? थर्मोकपल के लिए, रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर के लिए, बल्ब टेम्परेचर या बाईमेटल एलिमेंट के लिए। तो इसका कहीं सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द मटेरियल हैज़ नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। नॉन इलास्टिक बिहेवियर जो होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर इनमें से किस मटेरियल का होता है? तो हमने ग्राफ देखा था अभी, एक कास्ट आयरन का ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। इसमें देखिएगा कास्ट आयरन का ये तो ग्राफ होता है, लेकिन जो नीचे इसका ग्राफ दिख रहा है आपको इस तरीके से कुछ करके, ये जो है रबड़ का ग्राफ होता है, यानी नॉन लीनियर फॉर्म में होता है ये। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबड़। चलिए, नॉन लीनियर ग्राफ इसका मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। इन ए कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है कहाँ प्रोड्यूस होगा? तो डिफरेंस ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल बार्स या होगा सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ईच बार। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ईच बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन क्या कहेगा? इन ए कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस विल बी। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होता है किसी भी कंपोजिट बार में, याद रहे हमेशा क्या होगा? सेम होता है। दोनों मटेरियल का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेसेस एक्ट ऑन द स्पॉकेट्स ऑफ द फ्लाई व्हील। जो आप देखे होंगे फ्लाई व्हील का जो स्पॉक्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कौन सा स्ट्रेस होता है? डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस होता है, या टेंसाइल स्ट्रेस होता है, या कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। उस पर क्या कौन से फोर्स लगते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस लगते हैं स्पॉक्स पे। चलिए आगे देखेंगे। वॉन मिसेस एंड ट्रेस्का क्राइटेरिया गिव डिफरेंट यील्ड स्ट्रेस फॉर। यूनी एक्सेल स्ट्रेस के लिए, बैलेंस्ड बाई एक्सेल स्ट्रेस के लिए, या प्योर शेयर स्ट्रेस के लिए, या ऑल ऑफ दी इज अबव। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा प्योर शेयर स्ट्रेस के लिए। वॉन मिसेस एंड ट्रेस्का क्राइटेरिया जो दी गई हुई है डिफरेंट यील्ड स्ट्रेस के लिए, और किसके लिए है? प्योर शेयर स्ट्रेस के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इज देन द वैल्यू ऑफ फटीग पॉइंट। क्या होता है? हमेशा लोअर होगा। याद रखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वैल्यू जो होता है स्ट्रेस यील्ड पॉइंट वो हमेशा लोअर होगा वैल्यू ऑफ फटीग पॉइंट से। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोअर होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेन इन ए डिफ्लेक्शन स्ट्रेन इन ए डायरेक्शन एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज। जब भी क्वेश्चन राइट एंगल बोलेगा ना तो लेटरल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर होगा लेटरल स्ट्रेन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लेटरल आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो कर दिया जाए द मटेरियल इज सेड टू बी। तो उस मटेरियल को क्या बोलेंगे? रिजिड मटेरियल बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे, या फ्लेक्सिबल बोलेंगे, या प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलता है, और इलास्टिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होती है? हम जब उसको छोड़े, जब उसमें लोड जो है हम उसको अगर रिमूव करते हैं तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक मटेरियल में क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, यानी प्लास्टिक। चलिए आगे देखते हैं। बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। किस किस माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं? तो नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया से। नहीं, ऑप्शन है बी, ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया। हमने दो ही ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया। बस आपको याद रखना है कि बेंडिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेट कैसे करते हैं? ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं? ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। द नेगेटिव रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स टू एक्सियल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। द नेगेटिव रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स टू एक्सियल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं?
निगेटिव रेशियो बोला हुआ, याद रहे जब भी निगेटिव रेशियो बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए ये एक ही ऑप्शन होगा, पॉइजन रेशियो, जो कि निगेटिव में देता है वैल्यू हमेशा, लेकिन बाकी कोई नहीं होगा इसमें से। यंग मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? पॉइजन रेशियो, क्योंकि पॉइजन रेशियो होता है, क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, चलिए समझ गए, हमें क्लियर हो गया। द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेगा हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द कॉज फेल्यूर, या रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। करेक्ट आंसर होता है इसका एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द कॉज ऑफ फेल्यूर। ठीक, आगे अब शायद यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, वीडियो जो है यहीं पे शायद ख़त्म हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए तो हमने आज जो क्वेश्चन किया है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सामने हमने रखा है। ठीक है, इसके पहले वाला पार्ट भी आप देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इतना बता देना कि जो क्वेश्चन हमने आज कराया है ये, इसको कम से कम आप कर लीजिए। बाकी छोटा छोटा जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो तो ऐसे ही याद होगा आपको। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कंफ्यूज होता है ज़्यादा स्टूडेंट, मैंने उसी को कलेक्ट किया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट है, वीडियो देखने में टाइम नहीं लगता है। देखिए चलिए, उसके बाद आपका काम दूसरा है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त लोगों में फैलाइए। उसके साथ साथ जो है इसरो DRDO ग्रुप, जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होइए आप लोग। पेड ग्रुप भी चल रहा है जिसमें UP रिव्यूनल SSC वगैरह के लिए नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों मिक्स टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट है, 30 में आपको 1 मंथ मिल रहा है, तो ये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय ऑल, टेक केयर, थैंक यू।